जनता ही कहती है कि आपका जितना तय है। लेकिन 2018 एमएलए इलेक्शन पहला ऐसा इलेक्शन जिसमें आपको हार गई। चूंकि ग्रामीण एरिया का मामला था, धान का मामला था, बोनस का मामला था, शराबबंदी का मामला था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। राजनीति में आने से पहले आपने अपने करियर के लिए क्या सोचा था? 1989 में जब राजनीति में आए तो उसमें ऐसा लगा कि राजनांदगांव लोकसभा के लोग जानते हैं कि हमने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे लीडर को जिनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ एक करियर ही नहीं बल्कि जनता की सेवा का जरिया है। राजनांदगांव की पॉलिटिक्स का जाना माना नाम, जिनका लोग सिर्फ सम्मान ही नहीं करते बल्कि प्यार भी बहुत करते हैं। 1989 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की, सिर्फ एक सपना लेकर, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। इनका सफर केवल पदों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इन्होंने अपने हर कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए काम किया है। वेलकम टू कृति रानीज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं राजनांदगांव के सबसे लोकप्रिय नेता, वन एंड ओनली मिस्टर मधुसूदन यादव जी। वेलकम टू मधुसूदन यादव जी मेरे पॉडकास्ट में। मैं आपको मधु भैया बुलाऊं, यादव जी बुलाऊं या जीजा जी बुलाऊं? जो आपकी इच्छा हो बुला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी, राजनीति में आने से पहले आपने अपने करियर के लिए क्या सोचा था? नहीं, कैरियर तो ऐसा है कि जिस दिशा में चले जाए, बहुत कम उम्र में ही हम लोग राजनीति में आ गए। और 1989 में जब राजनीति में आए तो उसमें ऐसा लगा कि राजनीति में कांग्रेस का एक विकल्प चाहिए। इसलिए हम लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और जुड़ के चलते चले और ये सारी मुकाम जो है आज तक का, वो सब सफर तय हुआ। तो कोई स्पेशल ऐसा कोई इंसिडेंस जहाँ पे आपको लगा कि ये काम आप राजनीति में आके ही कर सकते हैं? आते समय ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे जिम्मेदारियां और लक्ष्य मिलते गया, वो ऐसा लगा कि भाई लोगों के लिए अपने को काम करना चाहिए। और लोग हमको भी अपना स्नेह देते हैं, सहयोग करते हैं, तो मुझे लगा कि ये काम बेहतर है। और अपने पढ़ाई पे आगे पढ़ाई बढ़ाते हुए ऐसे कुछ उसमें प्रोफेशन के लिए आपने नहीं सोचा? नहीं सोच पाया, क्योंकि 24/7 टाइप का वर्क हो गया था, इसलिए खुद के लिए कुछ नहीं सोच पाया। लेकिन राजनीति को पूरी जिम्मेदारी से किया, अपने वर्क को पूरी जिम्मेदारी से किया। आपने सफर की शुरुआत की है एक पार्षद से, पार्षद, महापौर, फिर नगर निगम अध्यक्ष और उसके बाद सांसद। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो सांसद की थी। तो सांसद रहते हुए आपने किन चीजों पे ज्यादा फोकस किया? जब मैं सांसद था तो बेसिकली एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया। बहुत ज़्यादा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हर 10 बच्चों पर एक प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल। इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत सारे काम हुए। बेसिकली अब पूरी राजनांदगांव लोकसभा के लोग जानते हैं कि हमने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमने एजुकेशन पे ही फोकस किया है कंप्लीट? बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ? इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने सुना है कि आपने ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी बनाया है कि सांसद रहते हुए सबसे ज्यादा गांव विजिट किया है आपने। हाँ, मैंने कोशिश किया कि जिन लोगों ने मेरे जैसे बहुत छोटे से व्यक्ति को लोकसभा भेजा, तो उनके बीच जा करके उनकी बात सुनूं, उनके लिए जो हो सकता है वो करने का प्रयास करूं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जा करके उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याएं सुनना और उसका जितना संभव हो सके निराकरण करना, ये प्रयास किया। उस समय स्टेट में हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, तो बहुत ज़्यादा लाभ हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से लोगों के समस्याओं को हल कराने में लिया। मतलब हम कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड है।
और इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं आप राजनांदगांव में और राजनांदगांव से बाहर भी। अब वो आप कहें या मैं कहूँ, जनता कहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। जी ज़रूर। लेकिन इतनी लोकप्रियता के बाद भी 2014 में आपको एमपी की दोबारा टिकट नहीं मिली, तो कैसा लगा होगा आपको? आपको नहीं लगा कि आपके साथ गलत हुआ है इसमें? नहीं, गलत होने वाली कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि एक जिम्मेदारी से हमको मुक्त किया गया तो दूसरी जिम्मेदारी हमको मिलेगी। 14 में लोकसभा की टिकट नहीं मिली तो 15 में महापौर की टिकट दिया गया, महापौर बन गए। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा लगा नहीं कि कुछ गलत हुआ। लेकिन ये तो एक तरह से डिमोशन हुआ ना आपका। अब राजनीति में चलता है। तो रीज़न क्या हो सकता है? आप सांसद रहते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फिर आपको उस पद से हटा के फिर महापौर की ज़िम्मेदारी देना? नहीं, हर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है और ना ही डिमोशन मानता हूँ। जब जब जैसी परिस्थितियाँ बनती है वैसा जिम्मेदारी लोगों को देते हैं। 14 में नहीं मिली तो 15 में मिली, 18 में मिली, फिर अभी मिली। तो लगातार पार्टी जो है कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तय करती है। आपके साथ एक लोकप्रिय शब्द तो जुड़ा हुआ ही है और इस लोकप्रियता के कारण जब भी आप किसी भी इलेक्शन में जब खड़े होते हैं तो ये जनता ही कहती है कि आपका जीतना तय है। लेकिन 2018 एमएलए इलेक्शन, पहला ऐसा इलेक्शन जिसमें आपको हार मिली, आपको क्या लगता है कि क्या कमी रह गई थी इस इलेक्शन में? 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र जीता, हम नहीं हारे। उन्होंने इतने लोक लुभावने घोषणा पत्र लेकर के आए कि अच्छे से अच्छे लोग जो काफ़ी बड़े फिगर हैं वो भी हार गए, हम भी हार गए। और मुझे लगता नहीं कि हम हारे। उस समय चूँकि ग्रामीण एरिया का मामला था, धान का मामला था, बोनस का मामला था, शराबबंदी का मामला था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे, उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। जब भी इलेक्शन होता है तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसे कमिटमेंट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये चीजें हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आप इस सोच को किस हद तक समर्थन करते हैं इसका? देखिए, फ्री जो है वो बहुत अच्छी चीज़ तो मैं मानता नहीं उसको। वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने से वंचित करता है। अब पूरे देश के अंदर ये चलन हो गई है कि उसके बिना कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए हर राजनीतिक दल इस एजेंडे पर काम करते हैं कि कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ फ्री में देने की बात करें। तो इसके जगह एक अवेयरनेस नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन में आप इन चीजों पे ना फंसे और कैंडिडेट को सही से पहचान के आप उनको वोट दें? नहीं, अवेयरनेस की आवश्यकता ही नहीं है, सब जानते हैं। बावजूद इसके लोगों की अपेक्षा रहती है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन में हमें क्या देगी या हमारे लिए क्या है, उस आधार पर ही फैसला करती है। तो ये सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी बन चुकी है इस समय। हालांकि ये एक समय के बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इस समय ये मजबूरी बन चुकी है कि उनको कुछ न कुछ प्रोवाइड करने की बात कही जाती है। तो आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वो सॉल्यूशन पब्लिक खुद तय करेगी। पब्लिक ने, भाई दिल्ली का परिणाम आया, वो थोड़ी बहुत तो ये बात को साबित करता है कि लोग विकास चाहते हैं। हर चीज़ फ्री 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 फ्री, यदि ऐसा होता तो आज भी दिल्ली में आप जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप हार गई। और ये धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है परिवर्तित होगी, निश्चित होगी। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फ्री वाली चीज़ों पे तो मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा सफ़र करती है क्योंकि उनके ही टैक्स के पैसे जाते हैं जो फ्री में चीज़ें मिलती हैं। जब आप सांसद थे तब आप पे करप्शन का कोई आरोप लगा था? सांसद क्या, पूरे राजनीतिक लाइफ में कभी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है।
हाँ, ये हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल आदमी कभी कोई बोल सकता है, लेकिन वो ना तो प्रूफ है, ना उसका कोई तथ्य है उनके पास। अच्छी बात है। तो ये छत्तीसगढ़ में आपको क्या लगता है, ऐसे कौन-कौन से टॉपिक है छत्तीसगढ़ पे, जिस पे पॉलिटिशियन को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या चीज़ें हैं जिस पे वो जिसको बढ़ाने के लिए पॉलिटिशियन को फ़ोकस करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ये है कि अ, छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी की सरकार ने नक्सल समस्या के लिए काफ़ी तेज़ी के साथ काम किया है, उसके निराकरण के लिए। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में जो हमारे संसाधन हैं, वो संसाधनों का छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर के आ सकते हैं, उसके लिए कैसे वातावरण बना सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है, अब आगे युवाओं की बात आएगी तो यही बात आएगी कि युवाओं के लिए उनको रोजगार चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट के दिशा में सरकार कदम उठाती है। हम कोई भी निजी फैक्ट्री लगती है तो हर आदमी मजदूर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ मजदूर की आवश्यकता नहीं होती। उनको प्लम्बर चाहिए, उनको टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तकनीकी ऑफिसर्स चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें चाहिए। तो युवाओं को आगे लाने के लिए, उनको रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में जो संसाधन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यहाँ पर अ, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो, और लोग, बाहर के लोग भी यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पैसों और बाहुबल का कितना असर है? छत्तीसगढ़ जो है इस मामले में अछूता है, और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ना बाहुबल चलता है, ना धनबल चलता है। यहाँ पर जनता जो है अपनी पसंद के अनुसार ही निर्णय करती है राजनीति में। लोगों को जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो उनको जो बेहतर लगता है, चाहे वो व्यक्तित्व के आधार पर हो, चाहे घोषणा पत्र के आधार पर हो, या पार्टियों के आधार पर हो, या नीतिगत मामलों के आधार पर हो, लेकिन धनबल और बाहुबल के आधार पर कोई फैसला नहीं करते। तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बिल्कुल काबिल है जनता की सेवा के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? बिना पैसे के चुनाव कैसे हो पाएगा? नहीं, लड़ते हैं। ईश्वर साहू जी बिल्कुल उदाहरण है साझा से। उनके सामने एक बिग फिगर थे, वो चुनाव जीत के आए। उनके पास तो, उनका घर जाके देखते उन दिनों, मतलब मकान बना रहे थे, प्लास्टर तक नहीं हुआ था। बहुत कमजोर आर्थिक व्यवस्था के व्यक्ति थे, तब भी वो चुनाव जीते। तो उनको तो पार्टी से सपोर्ट रहा होगा ना, पार्टी ने नहीं, उनका खर्चा उठाया होगा। आखिरकार नीतिगत मामलों में फैसला होता है, पार्टियां चुनाव लड़ती है, चुनाव की एक व्यवस्था है। दलीय आधार पे आते हैं, ऑटोमेटिक वो सामने आ जाते हैं, उस आधार पे फैसला होता है। और ऐसा भी नहीं है कि दलीय आधार पे आते हैं वही जीतेंगे। कई बार ऐसी भी स्थिति बनी है कि जो दलीय आधार पे नहीं आए हैं वो लोग भी चुनाव जीते हैं। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपके चुनाव की रणनीति क्या होती है, ताकि आप ग्राउंड लेवल तक जनता से जुड़ सके? मैं अपने चुनाव की तैयारी पूरे 5 साल करता हूँ, इसलिए मुझे चुनाव में कोई रणनीति की आवश्यकता नहीं है, ना जनता के बीच जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक चुनाव का जो सिस्टम होता है, लोगों के बीच में जाना, जनसंपर्क करना, उनसे निवेदन करना, अपनी बातों को कहना, ये करनी पड़ती है। लेकिन मैं पूरे 5 साल अपने चुनाव की तैयारी करता हूँ, इसलिए मुझे चुनाव में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे मैं उनके बीच में जाऊँ, पहुँच पाऊँ, ना पहुँच पाऊँ, लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है। और आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव में आना, राजनीति में आना क्या आसान है,
या इसके लिए एक पहचान होना जरूरी है? पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति में आकर के पहचान बनानी पड़ती है। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, पार्टी में काम करेंगे, आपकी पहचान बनेगी। आपकी पहचान बनेगी तो आपको अवसर मिलेगा, संगठन में मिलेगा, चुनाव में मिलेगा। अभी तो अब चुनाव हुआ है, मेयर का इलेक्शन हुआ है, तो उम्मीद तो ऐसे आ रही है कि आपके ही सपोर्ट में सब कुछ बता रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं। चुनाव ये आप जीतते हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा, ताकि जनता को भी लगे कि ये राजनीतिक जीत नहीं है, ये उनके लिए जीत हुई है? ये जनता की जीत। हम कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता के थे, और हमारे पास राजनांदगांव नगर निगम एरिया में जो समस्याएं हैं उसका पूरा रोड मैप है। चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे अन्य कोई प्रॉब्लम हो, या छोटी छोटी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो सारा कुछ हमारे दिमाग में है, क्योंकि लोग हमसे मिलते हैं या हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं। तो जो काम है लोगों का, वो सारी चीज़ें हैं, और प्राथमिकता सभी है। कोई ऐसा काम नहीं है जो प्राथमिकता नहीं है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कितनी जल्दी हम कोई व्यवस्था शासन से करा सकते हैं, वो काम पहले हो जाएगा। हर काम को एक सिस्टम से अपन करेंगे और समयबद्ध तरीके से सारे काम होंगे। फिर भी किसी एक प्रोजेक्ट का नाम आप अभी ले सकते हैं? बेसिकली मैं तो वाटर सप्लाई को प्राथमिकता दे रहा हूँ। 80% एरिया कवर हो गया है शहर का वाटर सप्लाई से, 20% बाकी है। उसमें हम माइक्रो प्लान करेंगे। उस स्कीम के लिए जो संसाधन लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके वो काम कराएंगे। आप अभी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यंग जनरेशन को यही कहूँगा, आप सबसे पहले अपने व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान दें। एजुकेशन पूरा करें। जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं वो उसमें पूरी जिम्मेदारी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करें, और केवल ये ना सोचें कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये भी सोचें कि आपको अलग अलग सेक्टर में जा कर के अपने आप को सर्विस के तौर पर एडजस्ट करना चाहिए। हम ये सोच लेते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमको सरकारी नौकरी मिले। ये ज़रूरी नहीं है। सरकारी नौकरी के अवसर बहुत कम हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा स्वरोजगार के बहुत अवसर हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे अन्य सेक्टर हो, पीएमईजीपी है। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को स्वरोजगार की ओर ले जाने के लिए सरकारें मदद करती है। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस। आप इतने लोकप्रिय हुए क्यों? मतलब ऐसा क्या किया है आपने कि हर जनता आपको देखने के लिए खुश हो जाती है? आपकी बातें हमेशा मुझे पॉजिटिव ही रिस्पांस मिलता है आपके नाम से। ऐसा क्या किया है आप? नहीं, मैं अपने आप को लोकप्रिय नहीं मानता, लेकिन ये मानता हूँ कि जनता का विश्वास मेरे प्रति है, क्योंकि उनके लिए मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। बस इतना ही है। इसलिए लोग मेरे पास आना पसंद करते हैं, मेरे से मिलना पसंद करते हैं, मुझे अपनी बातें कहना पसंद करते हैं, अपनी समस्या बताना पसंद करते हैं। ठीक है, राजनीति में एक शब्द है लोकप्रियता, इसलिए लोग बोल देते हैं। मैंने तो कभी अपने आप को लोकप्रिय नहीं बोला। तो आपके कोई ऐसे फैन जिनकी बातें आपको ऐसी लगी हो, जो मतलब थोड़ी अलग हो, कुछ अलग किया हो किसी ने, ऐसा कोई फैन जो आपको याद हो? ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में देखिए, सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो मेरे परिवार ने मेरे राजनीति में आने के बाद सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और जैसे राजनीति में आने के बाद आदमी व्यस्त हो जाता है, परिवार को समय नहीं मिलता है। मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने और मेरे भाइयों ने, सब ने इस मामले में मुझे सपोर्ट किया। तो ये एक बड़ी चीज है कि आदमी जब घर से फ्री हो जाता है तो स्वतंत्र रूप से पब्लिक की सेवा कर सकता है। लेकिन आदमी यदि घर से फ्री नहीं है, बहुत ईमानदारी के साथ पब्लिक वर्क नहीं कर सकता। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं। आपने जवाब दे भी दिया। और ऐसी कोई आदत जो आपको लगता है कि आपको अब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे, ऐसी कोई बुरी आदत? नहीं, मेरी कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है जिसको छोड़ने की आवश्यकता समाज महसूस करती है, या मैं खुद महसूस करता हूँ, या मेरा परिवार महसूस, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं? मतलब आप जैसे जनता के लिए लोकप्रिय हैं तो आप आइडियल हैं,
आपको फॉलो किया जा सकता मैं है? ऐसा नहीं मानता अपने आप को, वो अपने आप की बड़ाई होगी। बस इतना है कि मैं राजनांदगांव की जनता के बीच में काम करता हूँ और उनका प्रेम हमेशा मेरे साथ बना रहता है। आइडियल तो वही लोग हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं मेरे बारे में, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि वो लोग हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास आए उनके लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ। घर के डिसीजन, फाइनल डिसीजन किसके होते हैं घर पे? घर में सुप्रीम कोर्ट है, हम तो हाई कोर्ट हैं उस मामले में। और आपका फेवरेट फूड क्या है? आपको खाने में पसंद क्या है? सब छत्तीसगढ़िया डिश है। जिमी कांदा खाते हैं हम सब्जी में, फुटू खाते हैं, और क्या बात करेंगे उसमें। तो बाकी चीजें तो किसी चलते रहता है। किसी भी खाने की हमको ऐसे रेसिपी वगैरह पता है? आपने कभी किचन में ट्राई किया है अरे कुछ भाई, हम भी? तो पानी गर्म नहीं कर सकते, उसकी बात छोड़ दीजिए आप। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं, एक रिभय और शौर्य, तो आपके लिए सबसे लाडला कौन है? दोनों हैं। दोनों हैं। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से आज के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।